औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मक़दम है आपका एक दफ़ा फिर हमारा घर हमारी जन्नत में, जहाँ हम मुसलसल ये गुफ्तगू कर रहे हैं और मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन चार दीवारों को, जिन्हें हम घर कहते हैं, उसे जन्नत का एक मकाम बना सकें। दीन दरअसल क्या है? दीन जीने का एक सलीका है। कल्चर, सकाफ़त क्या है? वो भी जीने का एक तरीका है। जहाँ एक तरफ कल्चर आपकी भाभी को आपकी माँ का दर्जा देता है, वहीं दूसरी जानिब दीन भाभी को भाभी की जगह देता है और माँ को माँ का दर्जा देता है। जहाँ एक तरफ कल्चर में आपको मौसीकी नज़र आएगी, जहाँ एक तरफ कल्चर में आपको रक़्स नज़र आएगा, वहीं दीन ने एक कंप्लीट नो का ख़िताब लगाया है इन चीज़ों पर। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो ना करके हमारे कल्चर का हिस्सा होते हुए हमारे दीन का हिस्सा बनती जा रही हैं। इसीलिए इस मिसकंसेप्शन को, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये जो कल्चर और दीन की एक मिली जुली खिचड़ी हो चुकी है, इसे अलग करने के लिए एक छोटी सी कोशिश लेकर मैं सैयद नज़र फ़ातिमा हाजिर खिदमत हूँ चैनल विन पर। और इस गुफ्तगू को फिर से हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए, अपने इल्म और तजुर्बे से इसके अंदर चार चांद लगाने के लिए दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिरा ज़ोहरा रिज़वी। अस्सलामु अलैकुम ख़ाहिर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मशकूर हूँ चैनल विन की जानिब से, अपनी जानिब से, कि आप अपना वक्त और इल्म हमारे लिए निकालती हैं। जज़ाकल्लाह एहसन। अल्लाह पूरी चैनल टीम विन की टीम को और हमारी और आपकी काविशों को ता क़याम क़यामत तक बरकरार रखे इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। तो ख़ाहिर, सबसे पहले जैसा मैंने अभी बयान किया कि कल्चर क्या है और रिलीजन क्या है, हो सकता है कि ये दोनों काफ़ी हद तक मिलते हों, कुछ चीज़ें हों दोनों में सिमिलर, कुछ चीज़ें हों दोनों में सेम टू सेम, या कुछ चीज़ें हों जो दोनों में कॉमन हों। लेकिन हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें जो कल्चर का हिस्सा हैं, लोग उसे मज़हब की दीवार समझकर और मज़हब का स्टैम्प समझकर एक तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन मसाइल का बयान करें, उन मसलों का बयान करें जो कल्चर और दीन के मिल जाने की वजह से आज घरों में पैदा हो रहे हैं। बेशक, जज़ाकल्लाह। ज़माने की कमज़ोरी को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपने जो बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि कल्चर अलग चीज़ है, बिल्कुल, और मज़हब अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि जो कल्चर में है वो दीन उनकी इजाज़त देता है, इंटरटेनमेंट के तौर पे। शादियों में कुछ चीज़ें हैं जश्न के तौर पे, जहाँ पर हराम या बिदअत एंटर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आप इंटरटेनमेंट के लिए इस्लाम नहीं मना करता है कि बहुत रूखा सूखा डलनेस है, सिर्फ नमाज पे ही बैठे रहिए, हाँ, या सिर्फ ये बिल्कुल जो है इस्लाम इस चीज़ को नहीं कहता है हमसे और आपसे। लेकिन कहीं मैंने इंडोर पार्क में जो देखा है, इस उम्र तक मेरा जो तजुर्बा है, कहीं कहीं कल्चर मजहब से बहुत आगे नजर आता है। जी, मजहब की कोई चीज छूटती है, वावेला नहीं है, हाँ, लेकिन कल्चर की जो चीज, फॉर एग्जाम्पल शादी में अगर नथ नहीं है तो निकाह नहीं है। हाँ, मौलाना इंतजार कर रहे हैं, नथ ढूंढी जा रही। अरे नथ पे निकाह है या ज़नो शौहर के दरमियान, सिर्फ पे ज़नो शौहर के दरमियान मौलाना इंतजार। एक कहीं आया भी था क्लिप, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं शेयर कर रही हूँ। जी ठीक है, आप पिन्हाइए, जीनत का जरिया है, वो सब चीजें एक अपनी जगह है। इसी तरह एक चीज और नजर आती है कल्चर में, जैसे हम इंडो पार्क में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। जी, अब ज्वाइंट फैमिली में जो देवर है, ज्वाइंट फैमिली में सबसे पहली चीज तो यंगस्टर और नाजरीन के लिए मैं वाज़ेह कर लूँ, शादी के बाद आफ्टर मैरिज जो चीज हमारे लिए महरम होते हैं जो लोग, जी, वो दो हैं, एक शौहर, एक ससुर, और दूसरा ससुर। इसके सिवा जितने भी कजिन्स हैं, फर्स्ट कजिन, चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, खालाजाद भाई, ये सब नामहरम। देवर, जैसा कि आपने अभी बयान भी किया स्टार्टिंग में शो के, देवर भी नामहरम है। बाज जगह तो इतना ज्यादा संस्कारी, जिसको मैं संस्कारी जी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी कल्चर है, इसलिए आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इतनी बा किरदार है कि वो तो देवर के दर्द हो तो पैर भी दबा देती है सर इसको, यानी तारीफ में। और उसके बरक जहाँ एक मुहज्जब लेडी है, जी, यानी इस्लामिक स्पीकर है या दीनदार है या क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया, उसको मालूम हो गया है अभी 2-4-10 साल में कि ये करना गलत है। वो नकाब अगर वो हिजाब में आए, ये नहीं दिन कह रहा कि आप जाइए ही नहीं। जी, शौहर के कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जहाँ वाजिब पर्दे में जाइए, आप जीनत को अपने ऊपर अपने जीनत को आश्कार ना करिए।
और आप वहां जा सकते हैं। लेकिन बाज़ जगह देखा गया इनको सराहा गया, यानी जो कल्चर को फॉलो कर रही है लेडी जी, इसको सराहा जा रहा, और वो जो फॉलो कर रही है मजहब को, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, उतारा जा रहा। ये तो देखो देवर में, अरे ये तो घर बर्बाद कर देंगे। हाँ। वो अगर थोड़ा फुल स्लीव्स जरा सा अपना दुपट्टा सर पे, ये वो, अरे ये तो घर के हैं, तो मैंने गैर समझ रही हूँ। हाँ। दूसरी चीज जो ज्वाइंट फैमिली का, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। खुद मेरे बहुत करीबी लोगों के साथ ये मसले मसाइल होते हैं, उनको हल करने में दिमाग खराब हो जाता है। उसमें क्या है कि सारे भाई इकट्ठे रहेंगे जी, चूल्हा एक में जलेगा, दिल सबके अलग जलेंगे। अल्लाह अकबर। 6 महीना मैंने देखा है देवरानियां जेठानियों में बात ही नहीं होती है, पूरे साल भाई भाई से बात नहीं करना। बहुत अच्छा जुमला। ये कैसी यूनिटी है? यानी माँ बाप अपनी एक रोटी के लिए लड़ा के रखते हैं, खाली ये कि माशरे में उनको क्या बनना है, हम जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब इस तरह से कि हम जो है नवाब हैं, हमारे बच्चे सब एक साथ, चाहे वो आपस में लड़। अरे भाई वो दौर अलग था, बिल्कुल ये दौर अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, बट जमाने को मलूज़े खातिर रखते हुए आप बुजुर्ग हैं, आप फैसला करें ना कि अभी स्ट्रेस का दौर है। पहले औरतें सिर्फ फिजिकली काम करती थी, चक्की पीसती थी, बच्चा पालती थी, थक के सो जाती थी। अब मेंटली स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, उसमें अगर इतने सारे लोग, उसमें लड़ाई झगड़े, इंसान को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, कोई प्रोफेशनल है तो कोई हाउसवाइफ है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने मसाइल। और अगर बाज पढ़ी लिखी, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लेडी ने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हूँ घर की, मेरे बाद सब 4 यानी देवर हैं, नंदे हैं, मैंने निभाया भी 12 साल तक के शादियां हो जाएं, तो मैं सेपरेट हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अलग होके भी कोऑपरेटिव रहूंगी जी, शौहर से भी कहूंगी, जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरूंगी, जान से माल से करना ही यूनिटी है ना, वरना एक में रह के जिसको नहीं करना नहीं करता है। हाँ। और जो करने वाला है, जिसने अपने माँ बाप से वफा देखी है, रह के करेगा। हाँ, वो दूर रह के भी निभाएगा। तो उस लेडी ने कहा 12 साल के बाद भी मैं सेपरेट हुई, सबकी शादियों के बाद, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी, तो भी मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी बातें सुननी पड़ी है लोगों की कि मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं कहाँ तन्हाई में चली जाऊं। वजह क्या है? ये मसले दरअसल दीन ने नहीं डाले, दीन ने नहीं। आप कॉल देखेंगे तो आइमा क्या फरमा रहे, रहो दूर मिलो रोज। बिल्कुल, यहाँ रहते हैं एक, चूल्हे एक होते, दिल अलग। जी, इस्लाह करिएगा अगर मैं कहूँ गलत, कि शायद वो हदीस भी है कि अपने अजीजों अक़रबा के करीब घर न लो। यकीनन आप अगर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आइमा ने ये बताया दूर रहो, क्योंकि जब बर्तन करीब करीब लड़ते ज्यादा है, आवाज आएगी ज्यादा, दूर रहो, तुम्हारे फ्लैट अलग हो, उसी बिल्डिंग में हो, उसी एरिया में, या जहां भी आपको चाहिए, बट मिलो रोज। यहाँ मैंने देखा ज्वाइंट फैमिली में साल बात नहीं होती है, रहने को आप साथ रह रहे हैं लेकिन मिलना दरअसल नहीं, और वो कल्चर नेचर बन गया है। जी जी, हम उसको बहुत ऐप समझ, यानी पढ़ी लिखी लेडी के साथ भी इतनी ज्यादा मसले मसाइल आते हैं कि वो एक जगह अपने आप को बिल्कुल तनहा समझने और बहुत बुरा समझने लगती है कि वरना मैं तो करने भी वाली हूँ, लेकिन लोग मुझे कहेंगे कि देखो ये अलग हो गई, इनका बड़ा बेटा अलग हो गया। अरे माँ एक के, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन होती है, कभी 12 साल बड़ी के साथ रही, अब दूसरी आई उसके साथ रहेगी, तीसरी, या हो सकता है फाइनेंशियली कोई बहुत मजबूत है, उसकी 10,000 की मंथली दवा आती है माँ की, हो सकता है उसका छोटा बेटा सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसके साथ रह रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके साथ नहीं रह रही वो बुरी है। हमारे यहाँ किसके साथ अम्मा रहती है, वो कितनी बुरी होगी, वो नेक है। अरे हो सकता है बंद हाथों वो क्या कर रही है दूसरी वाली, आपको नहीं पता है जी। तो ये सारी चीजें, स्ट्रेस, जब कल्चर और मजहब मिल जाते हैं तो हर एक के लिए खाली स्ट्रेस का सबब मसाइल हैं और घर हमारे बर्बाद होते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घरों का सुकून और चैन तबाह हो जाता है। एक और मसला है जो कल्चर और रिलीजन के ही आपस में मिल जाने की वजह से मुझे लगता है पैदा होता है। बिलखुसूस हम यहाँ मुंबई में तो नहीं कहेंगे या शहरों में तो नहीं कहेंगे, ये बहुत राइज है, मगर हमारे वतन की तरफ, हमारे विलेज साइड जिसे कहा जाए, वहाँ पे हम देखते हैं कि शादियाँ जब होती हैं तो सिर्फ निकाह के लिए लड़का जो होता है वो दरअसल बाहर काम कर रहा होता है, फ़ॉरेन में काम कर रहा होता है, और वो सिर्फ निकाह के लिए आता है, निकाह करता है, महीने 2 महीने अपनी ज़ौजा के साथ रहता है, और फिर उसके बाद वो ज़ौजा को यहीं अपने घर वालों के पास छोड़कर दोबारा वहाँ चला जाता है, और फिर उसकी वापसी होती है शायद 3 साल में एक बार, शायद 5 साल में एक बार, अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हों तो ये बहुत ही ज़्यादा राइज है उस तरफ। अब ये ज़ौजा जिसे ज़िम्मेदारी दी गई थी अपने शौहर की तीमारदारी करने की, जिसे ज़िम्मेदारी दी गई थी अपने शौहर का सुकून का बाइस बनने की, वो दरअसल शौहर से इतनी दूर है और यहाँ पर वो अपने ससुराल वालों के साथ काट रही है अपने वक्त को। तो इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं, आप बताइए। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, आप इतनी बेहतरीन अंदाज से सवाल कर रही हैं कि वो
हर एक के दिलों की धड़कनों को जो जबान पे ला रही हैं, और माशाल्लाह बहुत से लोगों का मसला हल भी होता नजर आएगा। जिन एरियाज में आपने मुशाहिदा किया है, मैंने भी उन्हीं एरियाज से इन तमाम चीज़ों को दर्ज किया। 4-4 साल सऊदी में रह रहे हैं जी, 2-2 साल सऊदी में रह रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं हमारी जो बीवी है उससे तवक्को भी ये है कि वो पूरी फैमिली को देख रही है, और देख भी रही है। बिल्कुल, सास ससुर है, देवर है, जेठ है, बहुत बाखलाक है वो, यानी वो बहुत ज्यादा जो है, जो मतलब साहिब किरदार है, उसकी पूरे शोरे आफाक पे खानदान में चर्चे हैं, क्या बहू आई है। अच्छा, मैं अगर रोक के एक बात कहना चाहूँ कि यहाँ पर हो सकता है लोग ये कहें कि उसकी इस्तिताअत नहीं है कि वो बाहर अपनी ज़ौजा को अपने साथ रख सके, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी उसकी कि जिस वक्त वो अपने आप को निकाह के लिए रेडी कह रहा था, जिस वक्त वो कह रहा था कि मैं इस वक्त रेडी हूँ और तैयार हूँ निकाह करने के लिए, उस वक्त वो इस चीज़ की भी तैयारी करता कि उसे अपनी ज़ौजा को, अपने अहलो अयाल को कहाँ रखना है? बेशक, और ये सब शादी के पहले जी, लेडी को भी, यानी जो लड़की है बजाते खुद भी इस चीज़ को देखे कि वो जिसके पास जा रही है वो कितनी दूर रहेगा, कब तक रहेगा, कैसे आएगा जाएगा, और जो रिश्ते इज़्दिवाज में लड़का मुंसलिक हो रहा उसको भी इस चीज़ पे मुशाहिदा करना चाहिए कि मैं इतनी दूर रहूंगा, मेरी बीबी वहां रहेगी, तो ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली जो दीन की हकीकत है वो हम तक नहीं पहुंची। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि अब एक आ गई है जी, तो वो सारे काम कर रही है, पूरे यानी अतराफ से सारी चीज को अपने ऊपर ओढ़े हुए है, और शौहर दूर है जी। लेकिन आप ये तो देखिए कि दीन के हिसाब से आप अगर हकीकत देखें, हम और आप तो दोनों कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज में मुलव्विस हो रहे हैं जी, और हर चीज डिस्कस नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल, जो मेंटली और फिजिकली वांट है वो दूर होने से कम तो नहीं हो जाती। बिल्कुल, है ना। हमारे और आपके इमाम पंजुम, इमाम बाकरी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत जबरदस्त हदीस है कि दुनिया और माफिया, जो कुछ दुनिया में है, माल दौलत सरवत, सब मुझे दे दी जाए, लेकिन मुझसे ये कहा जाए एक रात भी अपनी ज़ौजा के बगैर सो तो मैं राजी नहीं हूँ। राजी छठे इमाम की भी यही हदीस है, सुभान, यानी मुतवातिर मुसलसल मुदल्लल ये हदीसें हैं कि मैं एक रात भी अपनी ज़ौजा के बगैर नहीं रहूंगा। क्यों आइम्मा इस बात, जिनका पूरा कंट्रोल है जी अपने नफ्स पे, बिल्कुल, क्या रूहानी तौर पे भी है ना, क्या इस्मत के जो वो क्यों ये कह रहे हैं, जो आइडियल के तौर पे आए हैं हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, दीन और दुनिया में कामयाबी कामरानी सरफराजी के लिए, उनसे तो कोई गुनाह सरजद होने का इम्कान ही नहीं, तसव्वुर में भी बिल्कुल वो ये पैगाम क्यों दे रहे हैं। क्या बात, तो एक हमने जुल्म किया लड़के के साथ भी, दोनों की जात, और दोनों ने खुद भी जुल्म किया दोनों की जात। शादी के पहले ये चीजें देखनी चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बेहतरीन जवाबात ख्वाहर। अब ये बताइए कि यही कल्चर और यही मजहब के ही एतबार से एक और मसला उठता है हिजाब का। हम कल्चर में अगर देखने जाएं तो बिलखुसूस हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिजाब इज़ नॉट अ कल्चर, हमारे यहाँ पे हिजाब कल्चर नहीं है, लेकिन दीन ने हर मकाम पर जहाँ भी आपका नामहरम के साथ साबिका होना है वहाँ पर हिजाब को वाजिब रखा है। घर के माहौल को बेहतरीन बनाने में, घर के माहौल को पुरसुकून रखने में हिजाब का क्या किरदार है? बेशक, जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं हिजाब की डेफिनेशन बता दूँ, हिजाब सिर्फ मर्द की औरत के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये तो फिजिकली जो मैं और आप जी बिल्कुल में जो भी वसाइल हैं, किसी लिबास को ज़ेब-ए-तन कर लेने का नाम हिजाब सिर्फ जिस्म के लिए भी नहीं है जी, आँख का, फिक्र का, जहन का, तसव्वुर का, और सिर्फ मर्द औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी। बिल्कुल। जनाबे मौलाए मुत्तक़ियान इमामुल आरिफीन जब कोफा में एंटर हुए हैं तो मर्दों को ललकारा है। क्या कहा मौलाए मुत्तक़ियान ने कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, अगर माशरे में बेहिजाबी है, वो औरत किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की ज़ौजा है, तो हिजाब से दोनों का ताल्लुक है। ये तो फिजिकली हमारे और आपके ऊपर ये भी जरूरी है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर रही हूँ। नजरों का भी पर्दा है, बहुत सी बाहिजाब औरतें हैं गलत कामों में नजर आती हैं, बिल्कुल, और नॉन मुस्लिम हमारे ऊपर एतराज करते हैं यकीनन कि हमारी तो नजरों में पर्दा, हम जीन्स पैंट में चलते तो क्या हुआ, वो हिजाब वाली। तो हमें बिल्कुल, यानी एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है, हकीकत है, फलसफे हिजाब है, इसको समझना होगा। और हिजाब किसी चीज को रोकता नहीं है, बिल्कुल, कामयाबी के आड़े नहीं आता, तकमील तक पहुंचाने के जरिए। एक मिसाल का सहारा लूंगी यंगस्टर के लिए, नाजरीन के लिए, कि घर औरत के लिए सबसे महफूज जगह है, बिल्कुल, और उस घर यानी जो हिजाब हम पहनते हैं, घर में तो औरत बेहिजाब होती है, लिबास में होती है, लेकिन घर से बाहर वो अपने आप को घर जैसा कैसे महसूस करे। वाह, तो इस हिजाब, ये हिजाब हमारा घर का काम करता है। क्या बात। जब हम अपने घर में और घर के बाहर जो हम ये घर जैसा हिजाब
बाउंड्रीज लगा देंगे ना, तो देखिए इस्लाम इतना प्यारा, हर लम्हा सल्यूट और सलाम करने को, हर वो सुराख और हर वो यानी गुंजाइश जो भी हो उसको बंद कर देता है जहां से बुराई की आमद का इम्कान है। बिल्कुल। तो माहौल को, यानी आपका सवाल ये है कि घर के माहौल को बेहतर, आज क्या है, ज्वाइंट फैमिली है जी, या आपके पड़ोस में आपके कजिन्स रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, आमदो रफ्त है। बाज जगह मना करो कि अरे अब वो बालिग हो गए हैं, समझ मुमय्यज गैर मुमय्यज इस्लाम में है, जो समझदार बच्चा ये तो चलिए, फिर भी आप रिश्तेदारों की बात कर रही हैं जिनको फैमिली फ्रेंड्स कहा जाता है, जिनसे खून की कोई छींट तक नहीं है, उनके साथ भी ये सारे, यानी बाहर जाएंगे ना, कल्चर वाइज नकाब पहनते ना, बाहर जाएंगे तो एक स्टोल लगा लिया, मोंटो पहन लिया, बट घर में दूध वाला आ रहा है, सब्जी वाला आ रहा है, फेरी वाला आ रहा है, दरवाजा खोल दिया। माँ नहीं कर रही है, बेटी कैसे करेगी? मेरी बेटी अभी 12 साल की, मैं उसको मना करूंगी ना कि मुहद्दिसा ये नामहरम है। हमें लगता है जो देवर है, जो कजिन्स हैं, जो रिलेटिव हैं, तो उनमें कुछ परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे खालू नामहरम है जी, और ये पूरा एक मसला है। फूफा नामहरम है जी। महरम कौन है हमारे लिए? चचा, दादा, दादी, दादी तो महरम है ही, दादा, नाना, चचा, मामा, मामू जी, खालू, खाला, और शादी के बाद जो ये जो खालू हैं और फुप्पा है, ये ना महरम है। शादी के बाद जो महरम हुए ससुर और शौहर, इसके सिवा परसेंटेज कम नहीं है कि ये तुम्हारा फर्स्ट कजिन कम महरम है, ये ज्यादा महरम है। मतलब आप उन्हें बताइए, ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके घर आए हैं, आप उनकी खिदमत करें, आप हिजाब में रह के उनकी तीमारदारी करें। दूध वाला आ रहा है, सब्जी वाला आ रहा है, लेकिन आप उस चीज को अगर हिजाब को तवज्जो रखे, आज जितने भी माशरे में लोग मुझसे कहते नजर आए, ये तो देवर है, इसके साथ चली जाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे, हमारे घर में लोग ये कहते, फिर मसले क्यों? जब देवर के लिए भाभी माँ की तरह है, फिर इसी माशरे में मैं और आप देख रही हूँ गलत ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। बिल्कुल, जब वो माँ है तो फिर उसके साथ माँ जैसा घर टूट जाता है। कजिन था तुम्हारा, बिल्कुल, तुम बचपन से उसके साथ खेले, अब वो समझदार है, तुम समझ, हो सकता है बाद में तुम इतनी बेपर्दबी, वही वो तुम्हारा बवाले जान बन जाए। और इब्लीस को तो एक मौका चाहिए बस, और उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका है जब मर्द और औरत तन्हा है, वो तीसरा होता है। और जनाबे नूह को उसने कश्ती में नसीहत भी की कि मैं नसीहत करता हूँ जहाँ पर 2 मर्द हो, तीसरा मैं होता हूँ। तो यकीनन ये हिजाब हमारे लिए घर का काम करता है, और अगर हम इसकी हकानियत को समझें, ये हिजाब हमें दीन और दुनिया, फॉर एग्जाम्पल ईरान सबसे जबरदस्त मिसाल है। ईरान में वहाँ फुटबॉल भी, कौन सी तरक्की है जो ईरान में नहीं हुई है, कौन सी एतबार से भी आप देखिए। तो ये हिजाब हमें कभी भी बैकवर्ड नहीं करता है, हमें जमाने के साथ जीने का यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा खैर, अब क्योंकि हमने बात, अब इससे पहले जो सवाल मैंने लिया था उसमें आपने ये बयान किया कि ये जब कल्चर और रिलीजन मिलते हैं तो फिर ये स्ट्रेस को बढ़ाने का ही काम करते हैं। एक शेर है बहुत अच्छा कि ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। इसका शायद मफहूम यही है कि घर ही वो जगह है जहाँ इंसान थकने के बाद, हारने के बाद, स्ट्रेस से लड़ने के बाद आकर अपने आप को महफूज समझता है, पुरसुकून समझता है। जब ये 4 दीवार भी उसके लिए सुकून की जा न रहे, स्ट्रेस से रिलीफ की जा न रहे, तो फिर वो इंसान क्या करे? तो ये स्ट्रेस दरअसल जब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, स्ट्रेस से आप भाग नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगी रहती है। हो सकता है किसी स्ट्रेस में आपका दखल ना हो, आपकी वजह से वो स्ट्रेस ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन है ही नहीं जो 40 दिन में एक दफ़ा परेशानी से दो चार ना हो जाए, तो इंसान की ज़िंदगी का और बिलखुसूस ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस के साथ डील कैसे किया जाए? जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और इंशाल्लाह परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल करने की मंजिल पे गामज़न फरमाए कि आज असर हाजिर को मलहूज़ खातिर रखते हुए पूरी दुनिया में 2 चीज़ ज़्यादा कान में आ रही है, 2 जुमले, एक कोरोना, दूसरा स्ट्रेस, डिप्रेशन। और कोरोना के वजह से जो मजीद स्ट्रेस बढ़ गया है, कारोबार ठप पड़ गए हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रेस मैंने जो बहुत सारे यानी मुशाहदा किया और रिसर्च की, इसके मुख्तलिफ नोयत हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म हो सकती है। बिल्कुल। और स्ट्रेस के भी यानी अगर हम उसको डिवाइड करें तो एक तो है स्ट्रेस और मतलब नॉर्मल स्ट्रेस,
ये जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी मुझे घर से यहाँ आना था तो तैयारी करना, ये स्ट्रेस नहीं कहा जाएगा कि भाई पहुंचना है। आप सवाल के लिए आपने जब टॉक शो के लिए इरादा किया तो ये जो स्ट्रेस हुआ ये लाजमी है, वरना आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। सही बात है। दूसरा आता है दूसरी किस्म स्ट्रेस, जी, है ना। अब ये अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस में बदल जाए तो अब थोड़ा इंसान डगमगाता है। फिर यही तीसरी कंडीशन में चला जाए, हाइपर स्ट्रेस, अब फिर वो डिप्रेशन, जी, फिर वो बीमारी, जी, ये तमाम चीजें, नींद की कमी। और इसीलिए आजकल आप मेडिकल उसमें सर्च करेंगे गूगल पे भी तो पता चलेगा स्ट्रेस लेने वालों की नींद कमी नहीं होती, जी, पूरी नहीं होती है, वक्त पे किसी को बहुत ज्यादा आने लगती है, किसी को इसलिए हेल्थी फूड लीजिए आप और अपने डाइट पे ख्याल रखिए तो स्ट्रेस आपका ऑटोमेटिकली, ये मेडिकल हिसाब से बताया गया है, ये हर एक को पता भी है। लेकिन मैं स्ट्रेस को जो स्कॉलर्स के जरिए, हदीस के जरिए जो मैं वाजे करना चाहूंगी वो ये कि स्ट्रेस को आप स्ट्रेस का नाम बदल दीजिए। स्ट्रेस जो है, प्रॉब्लम है, उसको चैलेंज कहिए ना। अच्छा, बहुत सारी मुख्तलिफ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहनी कि किसी को रियल स्ट्रेस नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल, वो एक अलग चीज है, उसका हल भी निकालना जरूरी है। वो काउंसलिंग जो की जाती है वहां भी जाना आपको जरूरी है, और उसके एहसासात को भी समझना जरूरी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो स्ट्रेस हो रहा है आजकल, बच्चा कह रहा है स्ट्रेस है, हाँ बिल्कुल, जिसको कुछ मतलब बाहिर लोगों के देखने में कुछ नहीं, वो भी कह रहा है स्ट्रेस है। तो आप इसको एज अ चैलेंज लें। जब आप स्ट्रेस समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब आप चैलेंज समझते हैं कि ठीक है अल्लाह ने डाला है, अच्छा, इसको काटना। इंसान टूटता देखिए स्ट्रेस से नहीं है, जब बाहर से स्ट्रेस आ रहा है ना तो टूटता नहीं है। इंसान अंदर से जब कमजोर होता है बिल्कुल तभी बाहर आने वाले। अभी जैसे इस टेबल को आप मेरे हाथ पे रख लिए, मैं गिर जाऊंगी, लेकिन अगर कोई ट्रेनर जो बॉडी बिल्डर है वो मेरे हाथ पे रॉड रखे तो मैं उठाने की कोशिश करूंगी। अपने अंदर की भी एबिलिटी को हम बढ़ाएं, यानी इंसान के अंदर जितना जो सोचने की सलाहियत है, पॉजिटिव, जो स्कॉलर्स हैं और खुद इमाम ने भी कहा तकवा अख्तियार करो ताकि तुम आजाद हो जाओ, और स्कॉलर्स भी कहते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। आज कोई आजाद नहीं है, हमें लगता है हम आजाद है, लेकिन हर एक गुलाम है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कोई दुश्मन है, उसने कोई फेस इंप्रेशन पे ऐसी चीज बना दी अपने, यानी मेरे लिए, मैं देख के चिढ़ गई, वो खामोश खड़ा है लेकिन उसने कुछ ऐसा हरकत कर दिया तो मेरा तो कंट्रोल उसके हाथ में है ना। तो इस जहन पे पॉजिटिव काम करने की जरूरत है। हम हमारे जैसे हर चीज का साया, ये चीज रखी इसका साया है, आप इसको थोड़ा सा वो कर दी कम हो जाएगा, बिल्कुल हटा दिए साया, फिजिकल बॉडी का साया, लेकिन हकीकत नहीं है। ऐसे जो ख्याल है ना, इमोशन जो होते हैं, उसका भी साया होता है, सोचेंगे वो उतना बड़ा तो अगर पॉजिटिव साया है जी तो उसका जो बोलते हैं इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर निगेटिव है, बहुत अच्छी मिसाल, ये बहुत तवील गुफ्तगू है बिल्कुल जी, और मैं शायद इसको कवर भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जहां तक एक बहुत अच्छी मिसाल देना चाहती हूँ कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रख के अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी जहन की क्वालिटीज को अपने यानी बढ़ाएं और चहलकदमी करें, अपने खाने पीने का, सोने का रवैया बदले। वहां एक मिसाल के जरिए मैं ये बयान करना चाहती हूँ, घर बड़ा होता है जी, घर को बंद करने के लिए दरवाजा छोटा होता है जी, और छोटे से दरवाजे को बंद करने के लिए एक छोटा सा ताला, और उस ताले को वो उससे भी छोटी चाबी एक बड़े घर को एक चाबी खोलती है। बिल्कुल। ये पूरे इंसानी वजूद को, क्या बात, एक पॉजिटिव थिंकिंग बदल देती है। बहुत बेहतर। जैसे मैं आखिरी चीज, मैं और आप यहाँ शो कर रहे हैं, प्रेजेंट है ना जी, आप भी बिजी है, मैं भी, आप भी 100% चाह रही है अच्छी बात पहुंचा दूं, मैं भी बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ से फारिग, स्ट्रेस कब होता है जी, बहुत सारी किस्में होती है, मैं एक चीज पे पहलू डाल रही हूँ। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, मैं भी और आप में, तो दो कैफियत होगी, मेरी और आपकी। क्या जी? या तो मैं माजी में चली जाऊंगी, मेरे साथ ये हुआ था शो में, कहीं गड़बड़, ये चीज मिस हो गई जी, है ना, अरे ये बोलना स्ट्रेस करेगा जी। या तो फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा। या हम माजी में बुरी चीज क्यों सोचते हैं? हम ये सोचें, अगर पहले मेरे साथ होता भी था कि वो चीज माइंड करती थी, ये पॉइंट्स नहीं बोला, ये चीज बेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता चला, हम स्ट्रेस को कम करना ना, हम माजी में जाएं, हम क्या थे, अल्लाह ने क्या बना दिया, क्या शुक्र, तशक्कुर। आज मेडिकल भी यही कह रहा है, क्या बात है कि हम क्या थे। ठीक है, मेरा शो बहुत परफेक्ट नहीं गया मेरे लिहाज से, लेकिन मैं 10 साल पहले तो विन पे आती भी इतना भी नहीं कर सकती, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। और फ्यूचर पे अल्लाह पे डाले ना तवक्कुल रखें। और मुसीबत जो आपने स्टार्ट किया कि आइमा, ये मोमिन के लिए तो दुनिया का खाना, तो मुसीबत अलग है जो अल्लाह की तरफ से आती है, वो मुसीबत होती है, लेकिन साहिब ईमान उस पर साबित कदम होता है और उसको स्ट्रेस को सुकून में
तब्दील करने का जरिया घर है, और उस घर को घर बनाने का जरिया एक औरत है और मर्द है। बेहतरीन आपको घर में स्ट्रेस, पहले मालूम है एक चीज और, थोड़ा लंबी गुफ्तगू हो रही है, नहीं आप एक चीज ये, पहले लोग कहते थे 5 साल पहले, मंडे टू फ्राइडे स्ट्रेस, सैटरडे एंड संडे रिलैक्स, क्योंकि मैं घर में हूँ। अब मैंने देखा कि लोग कहते हैं अरे भाई मंडे टू फ्राइडे बेस्ट, क्योंकि मैं ऑफिस घर में नहीं है। हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे ये औरत मर्द को कहती नजर आती, मर्द यानी मर्द और औरत से मुराद जनो शोहर, जी, ये दोनों एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के सुकून का जरिया है। क्यों भाग रहे? कितने मर्द अपने पैर पे खड़े हैं और औरत अपने, यानी जनो शोहर, लेकिन वो भी कमा रही, वो भी दोनों सेटल है, फिर भी सुकून नहीं, लेकिन सुकून नहीं है। जबकि कुरान कह रहा लिबास, लिबास क्यों? अभी कोरोना का माहौल है, आप मास्क लगाते कि सारे वायरस बचे, कानून भी बता रहा है मर्द और औरत लिबास बनाए गए हैं, सुकून का जरिया बनाए गए, और वही हम एक दूसरे से भाग रहे हैं। ये अगर एक दूसरे के लिए लिबास का काम करे, जीनत का सबब बने, हमराज बने, तो दुनिया के स्ट्रेस के वायरस से, मैं आपको गारंटी से ये बात कहती हूँ, हर रिश्ता आपको नहीं बचा सकता जो जनो शौहर कामयाबी से बॉन्ड। लेकिन 3 चीज, 2 ईंट, ये मैंने बोला ना थोड़ा तफसीली हो रहा है, 2 ईंट है, उसको जोड़ती कौन चीज है? सीमेंट। ये दोनों रिश्ते के बीच में दौलत नहीं, गाड़ी नहीं, मोहब्बत, एहसास और इज्जत की सीमेंट होगी। हवा में आप टांग दिए एक कपड़ा, 4 क्लिप लगा दीजिए, एक क्लिप समझती है ना, जो कपड़े को रोकने, एक लोहे की लगा दिए, हवा आएगी, 3 प्लास्टिक की निकल जाएगी, लोहे की टांगी रहेगी। बाज मर्द कहते नजर बहुत करीबी, मैं क्या करूं, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे माँ भी बुरा कहती है। मैंने कहा बीवी से हमरा, अरे बीवी तो कहती है अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और मुझे सताओ। या इसी तरह जो है शौहर कह सकता है अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जबकि एक शख्स को अवार्ड जब मिला, उससे पूछा गया कि तुम्हारे लिए ये अवार्ड ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, या दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी ये कहे कि तुसी गिरे दो, तो बोला मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो ये कहे कि तुम मेरे लिए अच्छे हो। तो ये सारी चीजें जनो शौहर जो है हमारे घर को घर बनाए, सुख बनाने का जरिया है, मुअस्सर कुन, स्ट्रेस को दूर करने का, सुकून का जरिया। लिबास इसीलिए कहा गया ताकि दिन और दुनिया में जीनत का सबब। यकीनन। तो यानी कि एक जुमले में अगर कहा जाए तो स्ट्रेस से डील करने का तरीका ये है कि आपस के रिश्तों में मोहब्बत हो, और आप एक दूसरे के साथ एक हमदर्दी का, एक मोहब्बत का रिश्ता रखें, अपने हमराज बनाएं अपने पार्टनर को, ताकि जब आप किसी एक जगह पर उसको वेंट आउट करेंगे, जब आप किसी एक जगह पर अपने दिल को खाली करेंगे, गुबार निकालेंगे, तो ख़ुद ब खुद आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। खैर, बस आखिरी सवाल इस एपिसोड का कि डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ जिसे आप कह लीजिए, मैं आपसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने को नहीं कहूँगी, क्योंकि बिलखुसूस ये जो कोरोना का दौर हमारे दरमियान से गुजरा है, अल्लाह जल्द अज जल्द हमें इससे पूरी तरह से निजात दे। इस दौर में हमने हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो चाहे वो आपस में मिलने जुलने, हर जगह इस टॉपिक पर बात की गई है, और हर किसी ने बताया है कि किस तरह से ख़वातीन हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकती हैं, किस तरह से वो किसी अपने के साथ इसको शेयर करें, इसके लिए खामोश न रहें, अपनी आवाज़ उठाएं। मैं ये चाहती हूँ कि बजाय इसके कि हम इसके इलाज पर गुफ्तगू करें, हम इस मर्ज़ पर गुफ्तगू करें, हम इसके प्रिवेंशन पर गुफ्तगू करें कि ये मर्ज़ होने ही ना पाए, ये डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस जैसा मर्ज़ हमारे घरों तक आने ही ना पाए। तो आपकी नज़र में वो कौन सी अमल हो सकते हैं या वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे दरअसल इस मर्ज़ को होने से रोका जा सके? बहुत खूब, बेहतरीन सवाल, और जा बजान मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ कैफियत में नज़र भी आता है। डोमेस्टिक अब्यूज़ यानी वही एक दूसरे पे ताना तिशना, फाशा तरह की बद जुमले या बदकारी की नियत से या उस एंगल से बदनाम, या बहुत हद से आगे बढ़ जाए तो हाथ भी उठा देना, हाँ, तोहमते, इल्ज़ाम, बद जुमले, बद कलामी जी, तो इसके लिए तो आइम्मा ने सख्त मना किया है ना। लेकिन जो आपने कहा कि जो इलाज बताया जा रहा है हेल्पलाइन नंबर के जरिए जी, तो ये हो ही ना, यानी इसकी फाउंडेशन ही ना पड़े, एहतियात। उससे पहले आइम्मा ने कहा बीमारी से पहले एहतियात जरूरी है, तो बेटर है ना, बेस्ट है। तो इसके लिए ये है कि मैं जो इस पे बहुत लंबी तवील और अरीज गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं इजमालन और मुख्तसरन बहुत शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ आपके लिए, नाजरीन के लिए, खुद अपने लिए, कि एक अगर कामयाब कौम को देखना है जी, तो उसकी ख़वातीन को देखो, है ना। औरत
यानी किसी कौम की कामयाबी का अंदाज लगाना है, अंदाजा लगाना है तो उसकी खवातीन को देखा दुनिया की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी जी, सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा महाज था, वो बच्चों की परवरिश करना, वो किसको दिया गया? औरत को। औरत है जो बच्चों की तरबियत करती। अब ये शुरू कहाँ से होता है? जब मेरे आगोश में बच्चा है या बच्ची है, बेटा है या बेटी है, तो वहीं से अपने बेटे को हम सिखाएं कि किस तरह से अपने बहनों के साथ तुम्हें रहना है। ये नहीं कि वो बेटा है जो कह रहा है वो इट्स ओके और तुम पीछे हट जाओ, जाने तुम दो, बेटी हो, जाने दो। तुम्हारा अगर, और मैं ये भी जुमला कहती हूँ अक्सर खिताबत में, अगर किसी का शौहर यानी किसी का शौहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत और एहतराम कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी माँ का कमाल है। तो पहले जब हम लड़की यानी मर्द और औरत मुकम्मल तो माशरे में बाद में आते हैं, पहले वो आपके शिकम से, आपकी आगोश से, आपकी दर्सगाह से बाहर जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर डोमेस्टिक अब्यूज की बात ही नहीं आती है। अगर हम परवरिश करें और माशरा बनाने वाली एक औरत होती है, और यकीनन ये तमाम चीजों में मर्द से के मुकाबले में औरत का 90% हाथ होता है, और किसी हद तक इस चीज को हम कम कर सकते हैं परवरिश के जरिए, बिलखुसूस बेटा हो या बेटी हो, दोनों को इक्वली मकाम देकर। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसे बेहतरीन जवाबात देने के लिए। नाज़रीन इकराम, इख्तिताम में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिन भी मसलों पर, जिन भी मसाइल पर हमने गुफ्तगू की है, वो दरअसल घरों में शायद छोटे तो नज़र आते होंगे, लेकिन घरों को तोड़ने में एक बहुत बड़ा हाथ रखते हैं। ये डोमेस्टिक अब्यूज़ हो या कल्चर और रिलीजन का आपस में मिल जाना हो, ये स्ट्रेस हो, ये छोटी छोटी बातें दरअसल हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम न सिर्फ इन पर गुफ्तगू करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इन तमाम बातों पर अमल करके खुशगवार बना सकें। इंशाअल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम की अगली किस्त लेकर। तब तक के लिए मैं नज़र फ़ातिमा आप तमाम से लेती हूँ विदा। देखते रहिए चैनल विन। फ़ी अमान अल्लाह।